हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, इस समय हम क्लास 12th के मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को सॉल्व कर रहे हैं और जिसके हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। आज ये 4th लेक्चर है जिसमें हम NCERT की एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व कर रहे हैं और उसके हमने लगभग हाफ क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। उसके आगे के क्वेश्चंस आज हम शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर जो 17 है एक्सरसाइज का, कह रहा है कि fx इक्वल टू है ax प्लस 3 इफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 3 एंड bx प्लस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 फाइंड a एंड b। मीन्स fx आपके पास इस तरह का एक फंक्शन डिफाइंड किया गया है और अब आपको यहाँ पर कह रहा है कि ये कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 3 पर, तो बताइए कि a और b के मान क्या होंगे। कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या है, जैसे कि कहा जाए कोई एक फंक्शन है fx, ये x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है। इसका मतलब हुआ कि x इक्वल टू a रखने पर यानी fa जो वैल्यू आए इसका मान इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a और राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a, ये तीनों आपस में बराबर हों तो कहते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू a पर, अदरवाइज ये कंटिन्यूअस नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है? एक्चुअली लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx, ऐसे लिखा जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट को। अगर अपन यहाँ पर x इक्वल टू मान लें a माइनस एच, x इक्वल टू मान लें कितना a माइनस एच, तो यहाँ पर h क्या बन जाएगा? h बन जाएगा a माइनस एक्स। और जैसे ही यहाँ पर कहा जाए कि x a की ओर जा रहा है यानी x a पर जैसे जैसे पहुँचेगा h किधर जाने वाला है? a माइनस ए यानी कि 0। ठीक है, इस वजह से हम इस फंक्शन को इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं यहाँ से तो x बन गया x इक्वल टू a माइनस एच, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f x के प्लेस पर क्या रखते हैं? a माइनस एच। तो ये होता अपना लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए इसी प्रकार अगर देखा जाए, राइट हैंड लिमिट का मतलब होता लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx, इसको राइट हैंड लिमिट कहा जाता है। अब इसके लिए देखो क्या किया जाए, अगर मैं x इक्वल टू ले लूँ a प्लस एच, तो जैसे ही यहाँ पर x कहेंगे a की ओर जा रहा है, h किधर जाने वाला है? 0 की तरफ। तब इसको क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 f x की जगह क्या हो जाएगा? a प्लस एच। ये होता है अपना राइट हैंड लिमिट। और अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तीनों आपस में बराबर हो जाएं तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है। यहाँ इस क्वेश्चन में इसने पहले बता रखा कि x इक्वल टू 3 पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है तो ये बात जरूर एग्जिस्ट करती होगी और इसी का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या बनेगा एट x इक्वल टू 3, यानी f3। x इक्वल टू 3 इक्वल टू का कंडीशन यहाँ पर है x इज लेस देन आर इक्वल टू 3 है। इस केस में fx बनता है ax प्लस 1 और x के प्लेस पर आपको डालना पड़ेगा 3, यानी a इंटू 3 प्लस 1, यानी लिख सकते हैं 3a प्लस 1। इसके बाद निकालेंगे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 माइनस एच। ठीक है, अब 3 माइनस एच का मतलब 3 से समथिंग माइनस कर रहे हो तो उस केस में वो लेस देन 3 हो जाएगा और लेस देन 3 वाला केस ये है, यानी ये चलने वाला है। लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो x के प्लेस पर डालना है 3 माइनस एच, तो बनेगा a इंटू 3 माइनस एच
प्लस का 1। अब h के प्लेस पर 0 रखोगे तो ये बनेगा 3a प्लस 1। ठीक है, f3 लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है। नाउ राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट h टेंस टू 0 f3 प्लस h। 3 प्लस h मतलब x इज ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 का केस ये है, यानी fx इसमें bx प्लस 3 के बराबर है और x के प्लेस पर आपको रखना है 3 प्लस h। लिमिट h टेंस टू 0 b टाइम्स ऑफ x की जगह रखिए 3 प्लस h और साथ में है प्लस का 3। नाउ अगर मैं इसमें h की जगह 0 रख दूं तो ये बनने वाला कितना 3b प्लस 3, क्योंकि h 0 हो जाएगा। ये बनकर आ गया 3b प्लस 3। अब इसके बाद कंटिन्यूअस होने के लिए ज़रूरी क्या है? कंटिन्यूअस होने के लिए ज़रूरी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों आपस में बराबर हों। सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, इसका मतलब f3 लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट तीनों आपस में बराबर। वैल्यू ऑफ फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ चुका है 3a प्लस 1, ये भी 3a प्लस 1 और राइट हैंड लिमिट आ गया 3b प्लस 3। तो इनसे हम कौन सा कंडीशन निकाल सकते हैं? देखो 3a माइनस 3b इक्वल टू इधर 3 और प्लस 1 इधर आएगा -1 हो जाएगा। इसमें 3 कॉमन कर ले, a माइनस b इक्वल टू 2, यानी a माइनस b यहाँ से क्या मिल जाएगा 2/3, या जिसे लिख सकते हैं a इक्वल टू 2/3 प्लस का b। ये कंडीशन आ गया। a इक्वल टू 2/3 प्लस b, यानी कि हम एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल पाए, लेकिन यहाँ पर पता क्या चला कि a इक्वल टू 2/3 प्लस b के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी a और b में हम रिलेशन निकाल लिए। इसको आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि 3a इक्वल टू 2 प्लस 3b, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी a और b में हम एक रिलेशन निकाल लिए। ठीक है, तो a और b के वो मान जो इस संबंध को सेटिस्फाई करते हों, उन सभी के लिए फंक्शन x इक्वल टू 3 पर क्या है कंटिन्यूअस है। ओके, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 18, फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा fx इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x इफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 1। कह रहा है कि लैम्डा के किस मान के लिए जो फंक्शन है x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। इसके बाद इसने कहा है कि x इक्वल टू 1 पर इसके कंटिन्यूटी की जांच कीजिए। चलो देखते हैं। सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लीजिए, f0 निकाल लीजिए x इक्वल टू 0 पर। तो f0 तो x इक्वल टू 0 इस वाले केस में है, इसमें जहां x है वहां पर 0 रखेंगे, लैम्डा टाइम्स ऑफ यहाँ बनेगा 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, जो कि 0 ही बन जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, 0 माइनस h यानी लेस देन 0, यानी ये वाला केस, और इसमें आपको क्या करना है x के प्लेस पर माइनस h डालना है। लिमिट h टेंस टू 0 लैम्डा टाइम्स ऑफ h स्क्वायर माइनस 2h। अगेन h की प्लेस पर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, h के प्लेस पर 0 रखोगे तो ये बनेगा लैम्डा इंटू 0, जो कि 0 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h,
0 प्लस एच यानी ग्रेटर देन जीरो के लिए ये केस है 4x प्लस 1, एक्स के प्लेस पर आपको 0 प्लस एच यानी कि एच डालना है। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 4 टाइम्स ऑफ h प्लस 1। h की प्लेस पर 0 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि एक 0 आ रहा है और एक 1 आ रहा है। तो लैम्डा की कोई भी वैल्यू, कंडीशन की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लैम्डा की कोई भी वैल्यू ले लिया जाए ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस रहेगा। यानी लैम्डा की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो। ठीक है, तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा fx इज discontinuous at x इक्वल टू 0। लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है। नाउ 1 पर डिस्कस किया जाए कि जब x इक्वल टू 1 होगा तो उस केस में क्या होगा। तो एट x इक्वल टू 1 की बात करें, पहले f1 निकाल लीजिए। देखिए 1 जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, 0 से बड़ा यानी ये वाला केस। और इसमें आपको क्या करना है, x के प्लेस पर 1 डालना है। तो यहाँ पर 4 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1 5 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यहाँ पर देखिए डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, ग्रेटर देन 0 केवल यही एक केस आ रहा है, ये तो आ नहीं रहा। तो ये आपका सीधा बता रहा है एक पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन तो कंटिन्यूअस होता है। बहरहाल अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पर आप डायरेक्ट लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस एच यानी लेस देन 1, फिर भी तो ग्रेटर देन 0 है क्योंकि h जो होता है ना 0 से बड़ा लेकिन 1 से बहुत छोटा होता है। तो यही केस चलने वाला है। लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ पर x है वहाँ पर डालिए 1 माइनस एच, 4 इंटू 1 माइनस एच प्लस 1, h के प्लेस पर 0 रखेंगे तो 4 प्लस 1 यानी 5 आने वाला है। राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h, 1 प्लस एच ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 से बड़ा, तो 0 से तो ऑलरेडी बड़ा है, इस वजह से यही केस फिर चलेगा। और यहाँ पर आपको लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ x है वहाँ पर डालना 1 प्लस एच, 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एच प्लस 1, फिर से h की जगह 0 तो 4 प्लस 1 ये फिर से 5 आ गया। तो क्या देखा यहाँ पर, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी f1 तीनों बराबर आ गए। तीनों का बराबर होना इस बात का संकेत है कि ये कंटिन्यूअस है। इसका मतलब fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की कोई भी वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। पहले केस में 0 में देखा कि लैम्डा का कोई भी मान ले लें वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस रहेगा, और सेकंड केस में जब x 1 आता है तो उस केस में ये ऑलवेज कंटिन्यूअस आ रहा है। इसका मतलब फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा ये क्या है, कंटिन्यूअस। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक फंक्शन g(x) है जिसे डिफाइंड किया गया x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसको दिखाना है कि ये डिसकंटिन्यूअस है एट एवरी इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, आपको दिखाना है कि प्रत्येक इंटीग्रल वैल्यू पर, प्रत्येक इंटीजर पर ये डिसकंटिन्यूअस है। एक्चुअली इसे कहते हैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और x से ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल दोगे तो सिर्फ बचेगा क्या, फ्रैक्शनल पार्ट। ये आपका ये फ्रैक्शनल पार्ट वाला फंक्शन है। ये कैसा है, फ्रैक्शनल पार्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। चलो देखते हैं
क्या कर सकते हैं इसके साथ कि ये कैसे डिसकंटिन्यूअस है एट एवरी इंटीग्रल वैल्यू। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि अगर ए कोई एक इंटीजर है, ए क्या है, कोई एक इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए बनेगा अगर ए क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर a प्लस एच या माइनस एच, अगर मैं a माइनस एच करूँ, a माइनस एच अगर करता हूँ तो a कोई इंटीजर है, उसमें से मैं समथिंग माइनस कर रहा हूँ तो उस इंटीग्रल वैल्यू कम हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर कहा 2, तो ये तो 2 ही देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। लेकिन अब मैं कहूँ यहाँ से 2 में से समथिंग माइनस कर दिया, जैसे 0.1 माइनस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 1.9 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या बनेगा, तो ये इंटीजर यहाँ 1 है, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। क्लियर। यानी कि a माइनस एच अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर a से 1 कम, 2 था तो 2 से 1 कम हो गया, इस 1 को क्या लिख सकते हो, 2 माइनस 1। उसी तरह से ये क्या बनेगा, a माइनस 1। अगेन अगर मैं a प्लस एच कहूँ, a प्लस एच, तो देखो अगर मैं 2 प्लस 0.1 करूँगा तो ये 2.1 हो जाएगा, और 2.1 का इंटीग्रल वैल्यू क्या बनने वाला, सिर्फ और सिर्फ 2, क्योंकि इंटीजर यहाँ पर कौन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है। तो यानी a प्लस एच करते हैं तो इसका मान क्या मिलेगा, a ही मिलेगा। क्लियर। ये डेफिनेशन से हो गई, जहाँ पर a हमने कोई एक इंटीजर ले लिया। नाउ अब स्टार्ट करें वैल्यू ऑफ फंक्शन एट a। यहाँ पर हमने मान रखा है कि a क्या है, इंटीजर। तो जी ए निकाला जाए तो x की जगह इसमें a डाल दो, a माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a का ग्रेटेस्ट इंटीजर a ही बनता है, तो ये क्या बनेगा, a माइनस a, जो कि हो गया 0। इसके बाद निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बारी बारी से। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ g है a माइनस एच, यानी कि इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x से आपको a माइनस एच डालना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, सबसे पहले x है यानी x की जगह a माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a माइनस एच, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस एच। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर a माइनस एच कितना है, a माइनस 1, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, a माइनस 1, ब्रैकेट खोलेंगे तो -1 ये +1, यहाँ से ये a से a कट जाएगा। अब h की जगह अगर मैं 0 डाल दूँ तो बचेगा कितना, 1, यानी ये 1 आ गया। तो क्या देखा कि जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है ना, वो नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 था, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट क्या था इसका, 1 था। तो दोनों का आपस में बराबर ना होना ये क्या बता रहा है कि ये जो g(x) है वो कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, और जहाँ a क्या है, इंटीजर है। ठीक है, a क्या है, इंटीजर है। a बिलोंग करता है इंटीग्रल वैल्यू में, इंटीजर में z, यानी प्रत्येक इंटीजर के लिए ये जो g(x) है ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा, इंटीग्रल वैल्यू ना होती तो उस केस में क्या होता, तो उस केस में ये कंटिन्यूअस हो जाता। अगर इंटीग्रल वैल्यू ना हो तो उस केस में ये क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। लेकिन अगर इंटीग्रल वैल्यू ले रहे हैं x के प्रत्येक इंटीग्रल वैल्यू के लिए, हमेशा क्या आने वाला है, डिसकंटिन्यूअस। अब इंटीग्रल वैल्यू नहीं, उस केस में कंटिन्यूअस है। इसको आप खुद ट्राई करें, खुद से प्रूफ करें। ठीक है, now next question, question number 20 में कह रहा है fx है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5,
और यहाँ पर कह रहा है चेक करो कि क्या x इक्वल टू पाई पर ये डिसकंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस है। आपको चेक करना कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू पाई। अच्छा देखो सीधा ये क्या है, ए पॉलिनोमियल फंक्शन है ये दोनों, लेकिन साइन x कैसा है, साइन x जो है आपका साइन एक्स ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है और पॉलिनोमियल फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उनका जो सम या डिफरेंस होता है वो भी हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो या फिर आप क्या करो, जैसा करते हो वैसा करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ निकालते हैं एफ पाई। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पाई रखो, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस पाई। साइन पाई यानी साइन 180, साइन 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 90 प्लस 90 होता है। तो सॉरी साइन 90 प्लस 90 यानी कि कॉस 90 0, तो साइन पाई क्या हो जाएगा 0। तो ये सिर्फ बनने वाला कितना, पाई स्क्वायर प्लस का पाई। क्यों, क्योंकि साइन पाई क्या होता है 0। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट h टेंस टू 0 एफ पाई माइनस एच। तो जहां x है वहां पर पाई माइनस एच डाल दो। लिमिट h टेंस टू 0 पाई माइनस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस का 5, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 पाई एच और साइन 180 माइनस थीटा कॉस थीटा सॉरी साइन थीटा रहेगा यानी माइनस साइन एच हो जाएगा प्लस 5। नाउ एच के प्लेस पर 0 रखिए, तो ये 0 और साइन 0 भी 0 होता है, तो बचेगा कितना, पाई स्क्वायर प्लस 5। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट h टेंस टू 0 एफ पाई प्लस एच। पाई प्लस एच, तो कंडीशन तो कुछ है नहीं, रहेगा तो यही फंक्शन, x के प्लेस पर आपको पाई प्लस एच डालना होगा। लिमिट h टेंस टू 0 पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। पाई प्लस एच का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर लो। लिमिट h टेंस टू 0 पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 पाई एच और साइन 180 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, वो भी इसमें जा रहा है। देखो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाता तो माइनस आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा साइन एच प्लस 5। अब h के प्लेस पर 0 रख दो, साइन 0 फिर से 0 हो जाएगा, ये 0 यानी बचेगा क्या, पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, यहाँ याद रखेंगे कि साइन पाई प्लस एच करते हैं तो ये बनता है माइनस का साइन एच, और साइन पाई माइनस एच करते हैं अगर तो ये बनता है सिर्फ और सिर्फ साइन एच। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो एफ पाई है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, और इन तीनों का बराबर होना इस बात का संकेत है कि जो ये फंक्शन है x इक्वल टू पाई पर कैसा है, कंटिन्यूअस है, यानी कि जो एफ एक्स है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। बहरहाल आपको पहले से पता था एक्स स्क्वायर प्लस 5 पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, साइन एक्स कंटिन्यूअस है, दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका सम भी कैसा होता है, कंटिन्यूअस, डिफरेंस भी कैसा होता है, कंटिन्यूअस, मल्टीप्लिकेशन भी कैसा होता है, कंटिन्यूअस, डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा अगर दूसरा फंक्शन 0 ना हो तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सेकेंड फंक्शन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और थर्ड फंक्शन है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। दिखाना है यानी आपको डिस्कस करना है इनकी कंटिन्यूटी का कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं। अच्छा, एक एलजेब्रा मैंने बताया था कि अगर f और g कंटिन्यूअस है
आर कंटिन्यूअस, देन एफ प्लस जी भी कंटिन्यूअस, एफ माइनस जी भी कंटिन्यूअस, एफ इंटू जी भी कंटिन्यूअस, एंड एफ बाई जी जहाँ पर जी नॉट इक्वल टू जीरो, ये सब के सब क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं, इसलिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस होगा, एंड साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, चलो कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि क्या कुछ और भी तरीके से इसको किया जा सकता है। एक तो डायरेक्ट आपके प्रॉपर्टी पर हो गया, और तरीके से किया जाए, जैसे पहला पार्ट है अपने पास एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करूँ, मैं यहाँ पर अंडर रूट 2 और यहाँ पर लगा लूँ 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स, ऐसे लिख लूँ, यानी √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूँ। 1/√2 आपको पता है ये होता है साइन एक्स, ऐसे लिख लूँ, और यहाँ पर ये कॉस π/4, क्योंकि cos 45 की वैल्यू 1/√2 होता है। ऐसे यहाँ पर cos x लिख लूँ, और ये जो 1/√2 है इसको मैं लिख लूँ sin π/4, क्योंकि sin 45 की वैल्यू 1/√2 होता है। ये लिखा sin a cos b प्लस cos a sin b, यानी कि लिख सकते हो √2 टाइम्स ऑफ sin x प्लस π/4, ये बन जाएगा। और ये अब सीधा कौन सा फंक्शन बन गया, साइन का फंक्शन है, और साइन का फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो साइन है वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। जो साइन होता है ये साइन फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। और अगर ये कंटिन्यूअस है, इसका मतलब आपके पास ये जो एफ एक्स आया है ये अंडर√2 टाइम्स ऑफ साइन x प्लस π/4, ये कैसा है, कंटिन्यूअस है। अगर या तो केवल साइन का फंक्शन आ जाए या केवल कॉस का फंक्शन आ जाए तो वो कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो साइन एक्स हमेशा कंटिन्यूअस है, इस वजह से अंडर√2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस π/4 क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इसी तरह से सेकेंड पार्ट बी पार्ट की बात करें, बी पार्ट अपने पास जो है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसके साथ अगर यही करें अंडर√2 टाइम्स ऑफ 1/√2 साइन एक्स माइनस 1/√2 कॉस एक्स, और इसे जब हल करोगे तो ये बनेगा अंडर√2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स माइनस π/4, और ये भी साइन का फंक्शन है। साइन का फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो ये भी कैसा है, कंटिन्यूअस है। थर्ड पार्ट की बात करें एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 टाइम्स ऑफ 2 साइन एक्स कॉस एक्स। 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x होता है, यानी 1/2 साइन 2x। फिर से हमने देखा ये साइन का फंक्शन बन गया, साइन का फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, इसलिए ये भी कैसा है, कंटिन्यूअस है। ठीक है।